नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज, SOJNMS, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, सामुदायिक रेडियो में प्रमाण पत्र, CCR, हिंदी, CCR BJM 002 सामुदायिक रेडियो का संचालन, खंड स्थापना के लिए तकनीक, इकाई 1 सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना। 1.0 परिचय। सामुदायिक रेडियो कोई नई तकनीक नहीं है। इसमें FM ट्रांसमीटर, अपेक्षाकृत कम शक्ति के, वही प्रोडक्शन व एडिटिंग उपकरण तथा प्रसारण श्रृंखला का उपयोग हो रहा है जो पिछले कुछ दशकों से उपलब्ध है। सवाल उठता है कि तब सामुदायिक रेडियो स्टेशन CRS की भिन्नता क्या है? यह आधारभूत संरचनाओं के लिए अच्छी तरह से विमर्श कर कम खर्चे की तकनीकी के इस्तेमाल, सहज कार्यक्रम, मित्रवत, बिना दिखावटी हुए समाज की संस्कृति का आईना होता है। यह सही व गलत का फर्क समझाता हुआ निर्णय प्रक्रिया को मजबूती देता है। सामुदायिक रेडियो की योजना बनाते समय उचित भूभाग का चयन, बिजली की उपलब्धता, लक्षित श्रोता, संकल्पित कार्यक्रमों के प्रकार तथा भविष्य में हार्डवेयर विस्तार की योजनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। आज हमारे देश में न तो प्रसारण इंजीनियरिंग संस्थान है, न ही इस क्षेत्र के दक्ष लोग। अधिकांश लोग जो सामुदायिक रेडियो केंद्र स्थापित करना चाहते हैं, उनके पास तकनीक व विषय की जानकारी का अभाव है, साथ ही उपकरणों व प्रचार तंत्र तक उनकी पहुंच नहीं है। लेकिन फिर भी इस विषय की आधारभूत जानकारियां जैसे ERP बनाम ट्रांसमीटर की शक्ति, भूतल से एंटीना की ऊंचाई बनाम प्रभावकारी एंटीना ऊंचाई, सही निर्णय प्रक्रिया को अपनाना और सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति जैसे कम खर्चा और ज्यादा प्रसारण क्षेत्र आदि के बारे में सजगता आवश्यक है। एक उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन से आप समझ सकेंगे रेडियो प्रसारण की आधारभूत तकनीक, सामुदायिक रेडियो केंद्र की योजना बनाते समय ध्यान रखने वाले तकनीकी मापदंड, एंटीना की ऊंचाई की महत्ता व इफेक्टिव रेडिएटेड पावर ERP, ट्रांसमीटर का प्रसारण क्षेत्र व क्षेत्र की मजबूती का मूल्यांकन, स्थल चुनाव हेतु महत्वपूर्ण पहलू, सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना के विभिन्न तकनीकी पहलू, रेडियो फ्रीक्वेंसी तथा प्रोग्राम एक्सचेंज नेटवर्क्स, मानव संसाधन की आवश्यकता, स्वयंसेवक, कार्यकर्ता तथा प्रशिक्षण की आवश्यकताएं, सामुदायिक रेडियो केंद्र के प्रकारों का स्थूल वर्गीकरण और प्रसारण स्टूडियो का लेआउट प्लान। 1.2 आधारभूत आवश्यकताएं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय एक बढ़िया स्थान का चुनाव करना होता है। सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना के निर्णय के साथ निम्नांकित तथ्यों पर गौर करना नितांत आवश्यक है। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना के पीछे की मुख्य सोच एवं उपलब्ध संसाधन। 2 उपकरणों का चुनाव व अकोस्टिक ट्रीटमेंट का प्रकार। 3 एक आदर्श प्रसारण श्रृंखला के मुख्य अंग है ऑडियो प्रोडक्शन, पार्श्व संगीत के उपकरण, माइक्रोफोन, कैसेट रिकॉर्डर्स, DAT/CD प्लेयर, टर्नटेबल, मिनी डिस्क प्लेयर, रील मशीन्स, फोन इन यूनिट, हार्ड डिस्क आधारित सिस्टम आदि। 4 उपरोक्त उपकरणों के प्रबंधन व मिश्रण हेतु कंसोल व ऑडियो प्रोसेसर। 5 स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक, STL, ट्रांसमीटर, RF केबल व एंटीना। उपरोक्त उपकरणों में से कुछ तो अति आवश्यक है, यानी उनके बिना सामुदायिक रेडियो चला पाना कठिन है, और कुछ उपकरण अतिरिक्त सुविधा के रूप में उपयोगी हैं। सामुदायिक रेडियो केंद्र की आवश्यकताओं तथा वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर ही उपकरणों की खरीद उचित रहेगी। प्रत्येक उपकरण बाजार में व्यापक श्रृंखला व खूबियों के साथ अलग अलग कीमतों में उपलब्ध हैं। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना व उपकरणों की खरीद से पूर्व यह भली भांति सोचना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम इसे कैसे पाना चाहते हैं, और भविष्य में विस्तार हेतु हमारी योजना क्या है।
1. 3 स्थान चयन के आधार। सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना के निर्णय के बाद दूसरा मुख्य पहलू है रेडियो केंद्र के लिए उपयुक्त स्थान का चयन। अगला कदम उठाने से पूर्व कुछ तथ्यों पर गंभीर से सोच व विचार की आवश्यकता होती है, ताकि जो आप करने जा रहे हैं उसकी स्पष्ट समझ बन सके, साथ ही वित्तीय जिम्मेवारियों का आकलन भी कर लेना सार्थक रहेगा। 1.3.1 आधारभूत संरचना। सर्वप्रथम यह जांच कर लेनी चाहिए कि क्या रेडियो स्टेशन की स्थापना भवन उपलब्ध है। यह एक कम खर्चीला उपाय अवश्य है, परंतु यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी तैयार भवन में रेडियो केंद्र चलाने के हिसाब से आमूलचूल परिवर्तन व ढांचागत बदलाव आवश्यक होते हैं। पुराने भवनों में रेडियो स्टेशन का संचालन जुगाड़ की तकनीक कहा जा सकता है, और यहाँ आधुनिक स्टूडियो की साज सज्जा व डिजाइन पर ज़्यादा ध्यान देना सार्थक भी नहीं होगा। यदि वित्तीय स्थिति ठीक है, तो हमें रेडियो स्टेशन की आवश्यकता के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से नए भवन का निर्माण करवाना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि स्टेशन के आधारभूत ढांचे के साथ साथ आवश्यक अन्य सुविधा कक्षों जैसे प्रतीक्षा कक्ष, विचार विमर्श कक्ष, तकनीकी क्षेत्र आदि का सुनियोजित निर्माण संभव हो सकेगा। 1.3. 2 भौगोलिक परिचय। एफएम ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण के संदर्भ में एंटीना कितनी ऊंचाई व स्थान पर लगाया गया है, इसको देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के तौर पर एक 100 वोट का ट्रांसमीटर जो कि 15 मीटर की अधिकृत एंटीना ऊंचाई पर लगा है, अपेक्षाकृत कम प्रसारण क्षेत्र में प्रभावी होगा उस 50 वोट के ट्रांसमीटर से जो कि 50 मीटर की ऊंचाई पर टंगा है। ऐसा इसलिए है कि VHF, FM हेतु प्रयुक्त फ्रीक्वेंसीज तरंगे सीधी दृष्टि की तरह चलती हैं। अतः स्पष्ट है कि जितना ऊंचा एंटीना उतनी ही दूरी तक पहुंच। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ के दूसरी ओर तलहटी में रहने वालों के लिए यह नुकसान का सौदा साबित होता है, क्योंकि उन तक FM सिग्नल नहीं पहुंच पाते हैं। अतः ट्रांसमीटर के लिए स्थान का चयन बेहद सावधानी से व विशेष एवं प्राथमिक लक्षित वर्ग को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। 1.3. 3 विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जहां बिजली की आपूर्ति सिंचाई व खेती के लिए प्राथमिकता से दी जाती है, वहां इस तथ्य पर ध्यान देना परमावश्यक होता है। वैकल्पिक ऊर्जा के साधन अपेक्षाकृत काफी महंगे हैं। अतः जहां तक संभव हो विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति फीडर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सामान्यतः ऐसी इमरजेंसी आपूर्ति फीडर का उपयोग राजकीय चिकित्सालयों, आकाशवाणी व दूरदर्शन के प्रसारण केंद्रों में होता है। सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना राजकीय अस्पताल के निकट करना व विद्युत आपूर्ति विभाग को पावर सप्लाई फीडर से स्टेशन को विद्युत आपूर्ति हेतु सहमत करवाना न केवल दैनिक खर्चों में बचत करवाएगा बल्कि संस्थागत लाभ का जरिया भी बनेगा। में यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बिजली से चलने वाले सभी उपकरण बिजली पावर सप्लाई के उतार चढ़ाव के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। अतः समझदारी इसी में है कि स्टेशन पर AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर्स का उपयोग किया जाए। IP वोल्टेज 230 वोल्ट्स के अतिरिक्त बिजली से संचालित उपकरण विशेष लाइन फ्रीक्वेंसी भारत में 50 हर्ट्ज के इस्तेमाल हेतु डिजाइन किए जाते हैं। कुछ स्थानों पर लाइन फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज तक विचलित होती है। अतः पावर सप्लाई के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए AVR की सहायता ली जानी चाहिए। पावर सप्लाई में फ्रीक्वेंसी के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करना टेढ़ी खीर होता है। अतः स्थान चयन व आधारभूत ढांचे की स्थापना के समय इस बिंदु पर विशेष ध्यान देना अत्यावश्यक होता है। याद रखें, एंटीना हवाई अड्डे, सैन्य ठिकानों, नियंत्रण रेखा आदि से दूर होने चाहिए। 1.3.4 आसपास की ध्वनियाँ। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई हवाई जहाज आपके घर के निकट से गुजरता है, तो रेडियो व टेलीविज़न के सिग्नल प्रभावित होते हैं और प्रसारण गड़बड़ा जाता है।
ठीक इसी प्रकार जब घर में मिक्सर ग्राइंडर का उपयोग होता है और यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन के प्रयोग तक से रेडियो के सिग्नल प्रभावित होते हैं। ऐसा अचानक अनचाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम फील्ड के बनने से होता है। अतः रेडियो स्टेशन के स्थान का चुनाव करते समय याद रखें कि यह शोरगुल हवाई अड्डे, वेल्डिंग शॉप, वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज व पावर प्लांट आदि से दूर हो। इनर्स बचाव के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड लगाई जा सकती है, परंतु यह बहुत महंगा सौदा होगा और अनावश्यक ही पूरे रेडियो केंद्र की लागत को बढ़ा देगा। 1.3 अंश प्रदूषण। अधिक तापमान और धूल यानिक उपकरणों के दुश्मन होते हैं। एक सस्ते सामुदायिक रेडियो केंद्र के लिए तापमान व धूप को नियंत्रित करने वाले अत्याधुनिक साधनों, एयर कर्टेन्स व एयर कंडीशनर्स का प्रयोग संभव नहीं होगा, लेकिन स्थान का चयन करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखना फायदेमंद होगा। स्टेशन हमेशा प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों व थर्मल स्टेशंस से दूर होना चाहिए। स्टेशन के आसपास की खाली जमीन पर घास, घने पत्तेदार पेड़ उगाने चाहिए। ये आसपास की ध्वनि के प्रभाव को कम करते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिक ऊंचाई वाले पेड़ नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि वे ऊंचाई पर अनावश्यक ध्वनि पैदा करेंगे, साथ ही प्रसारण क्षेत्र में बाधा बनेंगे। तकनीकी क्षेत्र में हवा व रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके स्टूडियो निर्माण से न केवल आसपास की ध्वनियों व प्रदूषण से बचा जा सकता है, बल्कि उसे सुंदर और प्रकृति के करीब बनाया जा सकता है। कई बार स्टूडियो में एसी, जहां तक हो सके स्प्लिट एसी, लगाना उचित रहता है, लेकिन आधारभूत ढांचा बनाते समय ही तय कर लेना होगा कि स्प्लिट एसी कहां व कैसे लगाया जाएगा। 1.3 6 प्राकृतिक विपदाओं से बचाव। सामान्यतः ट्रांसमीटर ऊंचाई वाले एंटीना पर लगाया जाता है और इसे आकाशीय बिजली तड़ित से खतरा होता है। बरसाती मौसम में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में यह खतरा अधिक बढ़ जाता है। ट्रांसमीटर से ऊपरी हिस्से पर आकाशीय बिजली से बचाव का उपकरण लाइटनिंग अरेस्टर लगा होना चाहिए और उसे कम प्रतिरोधी जमीनी गड्ढे अर्थपिट से जोड़ना चाहिए। अत्यधिक वोल्टेज को पृथ्वी में समाहित करने के लिए यह आवश्यक होगा कि जमीनी गड्ढा अर्थपिट तकनीकी रूप से ठीक हो, साथ ही अतिरिक्त गड्ढे भी बनाने चाहिए। विद्युत उपकरणों के बचाव के लिए यह अति आवश्यक है। पृथ्वी प्रतिरोधकता की जांच भी समय समय पर करनी चाहिए। यह 2 से 5 ओम्स से कम होनी चाहिए। एक कम खर्चीला जमीनी गड्ढा अर्थपिट गहरी खुदाई कर 20 फीट जीआई पाइप 1.5 इंच क्रॉस सेक्शन वाला जमीन के भीतर उतार कर तैयार किया जा सकता है। यह सुनिश्चित कर लें कि इन गड्ढों में सदैव नमी बनी रहे, इसके लिए समय समय पर इसमें पानी डालें। ट्रांसमीटर व अन्य उपकरणों को 25-3 मिमी की तांबे की पट्टिका से जोड़कर उसे पाइप से गड्ढे में उतारना चाहिए। उपकरण से इस पट्टिका का जुड़ाव मजबूत होना चाहिए, अन्यथा अत्यधिक वोल्टेज से बचाव में जमीनी गड्ढा अर्थपिट सार्थक सिद्ध नहीं हो पाएगा। यह उचित होगा कि आरएफ और ऑडियो ध्वनि के लिए अलग अर्थपिट जमीनी गड्ढे बनाएं, ताकि गूंज और विकृतियों को कम किया जा सके। तांबे की शीट्स की सहायता से अधिक सुगम अर्थपिट बनाए जा सकते हैं। तांबे की शीट को सिलेंडर के आकार में गोलार्ध में मोड़कर उनके भीतर से 2 इलेक्ट्रोड्स 25/3 में तांबे की छड़ें निकाले जा सकते हैं। चालकता में वृद्धि के लिए अर्थपिट को 10 फीट गहरा बनाया जाना चाहिए व इसके भीतर नीचे कोयले व नमक का मिश्रण भरना चाहिए। अर्थपिट में नमी बनाए रखने हेतु समय समय पर पानी डालते रहना चाहिए। इसके लिए तांबे के ड्रम के बीचों बीच एक जीआई पाइप लगाना चाहिए और इसके ऊपरी हिस्से पर कीप फनल लगानी चाहिए। दुर्गम भौतिक क्षेत्र जैसे रेगिस्तान, चट्टानी इलाके या पहाड़ी इलाके जहां कम जमीनी प्रतिरोध लो अर्थ रेजिस्टेंस प्राप्त करना कठिन होता है, वहां बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु कोयले व नमक के मिश्रण के साथ बेंटोनाइट का प्रयोग करना चाहिए। कम जमीनी प्रतिरोध लो अर्थ रेजिस्टेंस
प्राप्त करने के लिए यह श्रेष्ठ होगा कि 3 अर्थपिट एक कतार में बनाकर उन्हें आपस में जोड़ना उचित होगा, लेकिन यह संस्थान की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा। अर्थपिट निर्माण की संरचना पर निर्भर करेगा। अर्थपिट निर्माण की संरचना नीचे दिए गए चित्र से स्पष्ट होती है। 1.3 7 सुरक्षा एवं पहुंच। सामुदायिक रेडियो स्टेशन तक पहुंच आसान व सुगम होनी चाहिए ताकि उपकरणों को वहां तक पहुंचाने व उनकी मरम्मत आदि में परेशानी नहीं उठानी पड़े। स्टेशन के आसपास समतल भूमि उपलब्ध हो ताकि टावर मास्ट्स आदि खड़े किए जा सकें। सामुदायिक रेडियो समुदाय के लिए होता है, अतः उसकी स्थापना ऐसी जगह पर की जाए जहां समुदाय आसानी से आ जा सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना का आदर्श स्थान वहां होता है जहां अक्सर समुदाय के लोग विशेष आयोजनों व कार्यक्रमों हेतु एकत्रित होते हैं। यह स्थान जैसे पोस्ट ऑफिस, प्राथमिक पाठशाला, चौपाल, हाट या सार्वजनिक बैठक के क्षेत्र के पास हो सकते हैं। प्राथमिक तौर पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्वयंसेवकों कार्यकर्ताओं जैसे सेवानिवृत्त व्यक्तियों व महिलाओं की सहायता से संचालित होता है, अतः उसकी स्थापना की जगह अति महत्वपूर्ण है। यह अपेक्षित है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना जनसंख्या घनत्व के आसपास ही हो ताकि कार्यकर्ता खासकर महिलाएं अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए रेडियो के साथ जुड़ सकें। ऐसे स्थान का चयन स्टेशन व उससे जुड़े कर्मचारियों की सुरक्षा के लिहाज से भी उपयुक्त रहता है। उपरोक्त तथ्य तकनीकी मानदंडों से थोड़ा कम मेल खाते हैं, जहां हम अनावश्यक ध्वनि मुक्ति वातावरण व समुद्री सतह से ऊंचाई नॉइज फ्री एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अतः यह समझदारी भरा निर्णय होगा कि स्टूडियो स्थापना की जगह समुदाय की पहुंच में हो व ट्रांसमीटर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या तक प्रसारण पहुंच सके। लेकिन यह सभी स्थान की उपलब्धता पर निर्भर करता है। विशेष परिस्थितियों में ट्रांसमीटर स्टूडियो से 500 से 700 मीटर की दूरी पर ऊंचाई इक्वेटर लोकेशन पर स्थापित किया जा सकता है। अच्छी गुणवत्ता वाली ऑडियो केबल में 3dB 500 मीटर का क्षरण होता है, जो कि तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य है। 4 रेडियो के पीछे की तकनीक। वे फ्रीक्वेंसीज जिनमें हम बात करते, गाते या सुनते हैं, उन्हें ऑडियो फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है। ये सामान्यतया 20 से 20,000 हर्ट्ज की सीमा में होती है। जब हम माइक्रोफोन के सामने कुछ बोलते हैं या अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो हमारे वोकल कॉर्ड से संगीत वाद्यों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वे एकूस्टिक वेव माइक्रोफोन के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में परिवर्तित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार विभिन्न स्रोतों से जैसे सीडी प्लेयर, टर्नटेबल आदि से प्राप्त ऑडियो फ्रीक्वेंसीज को स्टूडियो कंसोल के माध्यम से मिश्रित कर ट्रांसमीटर की सहायता से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में बदला जाता है। इन ऑडियो सिग्नल्स सूचनाओं को ट्रांसमीटर के माध्यम से परिवर्तित कर एंटीना की सहायता से प्रसारित किया जाता है। जब हम अंतिम ग्राह्य छोर पर अपने रेडियो सेट्स के माध्यम से कार्यक्रमों को सुनते हैं, तब ऑडियो सूचनाओं ऑडियो इन्फॉर्मेशन को वाहक फ्रीक्वेंसी कैरिज फ्रीक्वेंसी से पृथक कर स्पीकर को निर्देशित कर दिया जाता है। भारत में सामुदायिक रेडियो प्रसारणों के लिए FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आवंटित किया गया है, अर्थात वाहक फ्रीक्वेंसी स्टेशन को आवंटित फ्रीक्वेंसी ऑडियो के अनुसार भिन्न होती है। श्रेष्ठ ग्राह्यता एवं गुणवत्ताप्रक सिग्नल के कारण FM को AM से बेहतर माना जाता है। FM के ट्रांसमीटर की कीमत भी तुलनात्मक रूप से कम होती है तथा एंटीना प्रणाली YSTEM सरल व सुरक्षित होता है। FM VHF प्रणाली में रेडियो सिग्नल आकाशीय परिप्रेक्ष्य PSPROPOGATION में दृष्टि रेखीय पथ लाइन ऑफ साइट का अनुसरण करते हैं। FM प्रसारण में यही एकमात्र समस्या है
क्योंकि सिग्नल ऊंचाई की कोई चीज जैसे ऊंचे भवन, पहाड़ आदि से बाधित होते हैं और प्रसारण क्षेत्र में अप्रसारणीय क्षेत्र HADOW जोन्स का कारण बनते हैं। अतः एम प्रसारण हेतु योजना बनाते समय प्रसारणीय एंटीना की ऊंचाई व उसे लगाने का स्थान अति महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार की नीति के तहत सामुदायिक रेडियो हेतु एंटीना की अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर निश्चित कर दी गई है। अतः स्थान का चयन करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए ताकि गुणवत्ताप्रक प्रसारण हेतु अधिकतम प्रसारण क्षेत्र तक पहुंच बन सके। 1.4 एक ट्रांसमीटर। सामुदायिक रेडियो स्टेशन के उपकरणों का ट्रांसमीटर एक महत्वपूर्ण अंग है। किसी भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन द्वारा लक्षित क्षेत्र तक अपने कार्यक्रमों की पहुंच के माध्यम से ही बनाई जाती है। गौरतलब है कि अति साधारण स्तर पर जमीन से जुड़े संगठनों जिनके पास अति सीमित वित्तीय संसाधन हैं, उनके लिए सामुदायिक रेडियो के प्रस्तावित प्रतिदर्श मॉडल में एक ट्रांसमीटर को आवश्यक ध्वनि उपकरणों जैसे माइक्रोफोन, CD प्लेयर व फोन कंसोल आदि से जोड़ दिया जाता है। यूनिवर्सिटी। आइए अब ट्रांसमीटर का सीधे तकनीकी विवरण जानते हैं। यह संभव है कि यह विवरण की हमें आवश्यकता नहीं है और न ही हम इस सूचना को सीधे इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमें ट्रांसमीटर के विभिन्न भागों व उपयोग की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उपकरणों की देखभाल करते समय या किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमें इस जानकारी भी आवश्यकता पड़ सकती है। एक ट्रांसमीटर के दो मुख्य भाग होते हैं, एक्साइटर व RF पावर एम्पलीफायर, RF-POWER एम्पलीफायर। एक्साइटर एक कम क्षमता का ट्रांसमीटर है जिसका आउटपुट 1 वॉट से भी कम होता है। यह एक्साइटर हाउस एक ऑसिलेटर है जो एक विशेष फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करता है, जिसे हम वाहक फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्रीक्वेंसी या स्टेशन फ्रीक्वेंसी के तौर पर जानते हैं। कंसोल से प्राप्त ऑडियो को भी ट्रांसमीटर में फीड किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वाहक में मॉड्यूलेशन होता है, अतः वाहक की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बदलती है। ध्वनि ऑडियो जितनी तेज लाउडर होगी, उसी तेजी के अनुपात में वाहक फ्रीक्वेंसी में बदलाव होगा। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे हम वाहक कैरियर को एक घोड़े की तरह एवं ध्वनि सूचना ऑडियो इन्फॉर्मेशन को एक घुड़सवार समझें। यहाँ घोड़ा एक वाहक के रूप में है जो कि ट्रांसमीटर से उत्पन्न होता है, व घुड़सवार ध्वनि जो कि ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में माइक्रोफोन, CD प्लेयर या अन्य कोई भी ध्वनि जो कि ऑडियो कंसोल से आती है। ट्रांसमीटर से जो आउटपुट प्राप्त होता है वह मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, यानी घोड़े की पीठ पर बैठा सवार लंबी दूरी तय करने के पश्चात घोड़ा एवं उसका सवार मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीविंग एंटीना के माध्यम से FM रिसीवर में प्रवेश करते हैं। रेडियो रिसीवर द्वारा इन्हें अलग अलग यानी डेमोड्यूलेटेड किया जाता है। घुड़सवार यानी ध्वनि ऑडियो को तब लाउडस्पीकर की ओर भेज दिया जाता है जहां से एक श्रोता वही ध्वनि सुन सकता है जैसी कि स्टूडियो में प्रोड्यूस की जा रही थी। 1.4.2 फ्रीक्वेंसी बारंबारता। प्रत्येक सामुदायिक रेडियो स्टेशन को 94 मेगाहर्ट्ज से 107.8 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बीच की निश्चित फ्रीक्वेंसी आवंटित की जाती है। प्रत्येक स्टेशन को यह विधिक आदेश मैंडेटरी दिए गए हैं कि वह आवंटित फ्रीक्वेंसी से अलग हटकर फ्रीक्वेंसी का प्रयोग नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी का आवंटन संचार मंत्रालय, भारत सरकार के वायरलेस प्लानिंग व कोऑर्डिनेशन विंग WPC द्वारा किया जाता है। किसी भी रेडियो स्टेशन के ट्रांसमीटर को इसे और स्पष्ट करें तो ट्रांसमीटर के ऑक्सीलेटर को स्वीकृत फ्रीक्वेंसी के आधार पर ट्यून किया जाता है। यह स्टूडियो स्थापित करते वक्त ट्रांसमीटर सप्लाई करने वाली कंपनी द्वारा ही किया जाता है।
बाजार में कई प्रकार के ट्रांसमीटर उपलब्ध हैं, जिन्हें स्टेशन को स्वीकृत फ्रीक्वेंसी पर स्विचेज व जंपर कनेक्शन के माध्यम से सेट किया जा सकता है। यह हमेशा याद रखें कि दूरसंचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ट्रांसमीटर ही खरीदने चाहिए। 1.4 3 एंटीना। एंटीना के माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी को मुक्त आकाश में छोड़ा जाता है, अतः यह संभावना बनी रहती है कि यह अन्य रेडियो केंद्रों की फ्रीक्वेंसी को बाधित कर सकती है। इसमें कानूनी व नियामक मुद्दे शामिल होते हैं। आरएफ अधिक संवेदनशील, विद्युत उतार चढ़ाव व परावर्तन की प्रवृत्तियुक्त व महंगा उपकरण होता है, अतः इसकी खरीद, संस्थापन व रखरखाव पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। आरएफ उपकरण बेहद नाजुक होता है। ट्रांसमीटर के लिए संभावित खतरे हैं: गर्मी व धूल से बचाव आवश्यक, ऊर्जा पावर का उतार चढ़ाव, आरएफ परावर्तन, रिफ्लेक्शन एवं आकाशीय बिजली। आरएफ परावर्तन एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आरएफ पावर स्टेजेज जल सकती हैं। अनुपयुक्त तालमेल के कारण अनुचित एंटीना ट्यूनिंग या ट्रांसमीटर व एंटीना के ढीले जुड़ाव, लूज कनेक्शन हो सकते हैं। कई ट्रांसमीटर्स में आत्मरक्षा हेतु स्विचेज अंतर्निहित इनबिल्ट होते हैं, ताकि जैसे ही पावर की VSWR वैल्यू 1/6 से अधिक होने लगे और जैसे ही यह 2 को पार करे स्विच अपने आप बंद हो जाए। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां आकाशीय बिजली गिरने का खतरा ज्यादा होता है, वहां एंटीना की रक्षा के लिए कम प्रतिरोधी अर्थपिट से जुड़ा आकाशीय बिजली संग्राहक यंत्र, लाइटनिंग अरेस्टर, लगाना आवश्यक होता है। यह सलाह दी जाती है कि आरएफ एवं ऑडियो के लिए अलग अलग अर्थपिट बनाएं। जब हम ट्रांसमीटर से एंटीना में पावर भेजते हैं और वहां तालमेल बिगड़ता है, तो पावर का सरल सुगम प्रवाह नहीं होगा और पावर का कुछ हिस्सा एंटीना से पुनः ट्रांसमीटर में लौटेगा। यह प्रक्रिया उपकरणों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। VSWR, जो कि फॉरवर्डेड पावर प्लस रिफ्लेक्टेड पावर रिफ्लेक्टेड पावर, ही इस रिफ्लेक्शन को मापने के मापदंड हैं। VSWR की आदर्श वैल्यू 1/1 होती है, यथा एंटीना से कोई परावर्तन नहीं है। जैसे कि किसी बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम में यदि खराब स्पीकर जोड़ दिया जाए तो उससे पूरे कार्यक्रम की गुणवत्ता प्रभावित होती है और उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है। इसी प्रकार एक अनुचित एंटीना का प्रयोग संपूर्ण ट्रांसमिटिंग सिस्टम पर विपरीत प्रभाव डालता है। एंटीना का वर्गीकरण मोटे तौर पर उनके विकिरण प्रकार, रेडिएशन पैटर्न, ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन व ग्राह्यता, गेन के आधार पर किया जाता है। एंटीना की ग्राह्यता ट्रांसमिशन तंत्र, सिस्टम की इफेक्टिव रेडिएटेड पावर (ERP) में वृद्धि करती है। अधिक ग्राह्यता वाले एंटीना न केवल महंगे बल्कि भारी व संस्थापन इंस्टॉलेशन में दिक्कतें पैदा करते हैं। इनके लिए भारी भरकम ढांचा खड़ा करने के लिए मजबूत टॉवर की आवश्यकता होगी और ऐसा कर पाना एक छोटे सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए कठिन होता है। एक सामान्य सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए सिंगल वे फोल्डेड डाइपोल या 2 वे डाइपोल या 5/8 वेव कोलाइनर वर्टिकल एंटीना उपयुक्त रहता है। 1.5 ट्रांसमिशन के लिए तकनीकी दिशा निर्देश। एक ट्रांसमिशन खरीदते समय निम्नांकित तथ्य ध्यान में रखना आवश्यक है। आउटपुट पावर, फ्रीक्वेंसी रेंज, आरएफ आउटपुट इंपीडेंस, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, मॉड्यूलेशन प्रकार, टाइप, मॉड्यूलेशन क्षमता, कैपेबिलिटी, सिग्नल टू नॉइज (AS-in) रेशियो, इनपुट पावर, डीसी परिचालन ऑपरेशन, आसपास का तापमान, एम्बिएंट टेम्परेचर, रेंज, हार्मोनिक डिस्टोरेशन, इंटरमॉड्यूलेशन डिस्टोरेशन, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आदि। आजकल अनेक सुविधाओं से युक्त ट्रांसमीटर्स बाजार में उपलब्ध हैं। जितनी सुविधाएं उतनी कीमत,
अतः संस्थापन की योजना बनाते समय ही अपनी जरूरतों की सीमा तय कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसे मॉडल का चुनाव करें जिसमें भविष्य की जरूरतों का समयानुसार समावेश किया जा सके। उदाहरण के तौर पर, आजकल एफएम के लिए स्टीरियो ट्रांसमीटर्स उपलब्ध हैं। यह संभव है कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन के पास स्टीरियो ऑडियो प्रोडक्शन के उपकरण ही नहीं हो या समुदाय के पास एफएम रिसीवर्स न हो। ऐसी परिस्थितियों में एक स्टीरियो ट्रांसमीटर की स्थापना सस्ती जरूर है, लेकिन तकनीकी दृष्टि से यह फायदेमंद नहीं है, क्योंकि मोनो ट्रांसमीटर की अपेक्षा स्टीरियो ट्रांसमीटर का प्रसारण क्षेत्र कम होता है। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए बेहतर होगा कि ट्रांसमीटर की स्टीरियो क्षमता पर अंकुश लगावें और दूरी तक पहुंच बनाने के लिए मोनो मोड का इस्तेमाल करें। एक अच्छे ट्रांसमीटर का इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) के मानदंड एवं सुझाव BS 450.3 पर खरा उतरना आवश्यक होता है। सामुदायिक रेडियो की नीति में निम्नांकित 2 मानदंडों की पालना आवश्यक है। लेना आवश्यक है 100 वॉट ERP सतह से एंटीना की अधिकतम ऊंचाई 30 मीटर एस। सामुदायिक रेडियो की स्थापना से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि ये दोनों मानदंड ही प्रसारण क्षेत्र के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण हैं। 1.5.1 इफेक्टिव रेडिएशन पावर (ERP) यह प्रसारण ट्रांसमीटिंग तंत्र सिस्टम के मुख्य अंग निम्नानुसार हैं। 1 ट्रांसमीटर, 2 रेडिएटिंग एंटीना। टावर पर लगाए गए एंटीना तक ट्रांसमीटर का आउटपुट पहुंचाने के लिए फीडर केबल प्रत्येक एंटीना में कुछ गेन होता है, जो ट्रांसमीटर की क्षमता में अभिवृद्धि करता है। पावर की क्षति के लिए केबल जिम्मेदार होती है। किसी भी ट्रांसमीटर की क्षमता लघुगणक पैमाने लॉग RITHMIC स्केल पर डीबी में व्यक्त की जाती है। उदाहरण, एक 100 वॉट आउटपुट क्षमता का ट्रांसमीटर खरीदा गया है। इसकी क्षमता को 10 dB कह सकते हैं। इसके साथ हम साधारण फोल्डेड डायपोल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आरंभिक दिनों में टीवी के सिग्नल प्राप्त करने हेतु अंग्रेजी के सी अक्षर जैसा यागी एंटीना प्रयुक्त होता था, इस विशिष्ट प्रकार के एंटीना का गेन 3 dB होता है। केबल हम RG213 प्रकार की काम में लेते हैं। इस केबल में प्रत्येक 100 मीटर पर 6 dB की क्षति लॉस होती है। एंटीना व ट्रांसमीटर के बीच प्रयुक्त केबल की लंबाई 50 मीटर है, अतः यहाँ क्षति लॉस 3 dB का होगा। यहाँ इफेक्टेड रेडिएटेड पावर इस प्रकार होगी। ERP ट्रांसमीटर पावर 103 + 3 10 dB। केबल लॉस एंटीना गेन, अतः इस प्रकार के तंत्र सिस्टम की ERP 10 कई होगी, यानी 100 वॉट। इस प्रकार उदाहरण से स्पष्ट है कि एक कम क्षमता पावर के ट्रांसमीटर के साथ एक हाई गेन एंटीना व कम क्षति वाली केबल जैसे 7-8 या एक अधिक क्षमता पावर का ट्रांसमीटर एक कम गेन वाले एंटीना के साथ खरीदा जा सकता है। एक अधिक क्षमता वाले ट्रांसमीटर की कीमत ज्यादा होती है, जबकि हाई गेन एंटीना की कीमत अपेक्षाकृत कम होती है। एक हाई गेन एंटीना का वजन ज्यादा व इसकी संस्थापना कठिन होती है। अतः सही मिश्रण का चुनाव करते समय उपरोक्त तथ्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 1.5.2 सतह से एंटीना की ऊंचाई व ट्रांसमीटर का प्रसारण क्षेत्र। ट्रांसमीटिंग एंटीना की वास्तविक ऊंचाई को जमीनी सतह के ऊपर मीटर में नापा जाता है, और यह रिसीविंग एंटीना से ट्रांसमीटिंग एंटीना के बीच 3 से 15 किमी की दूरी पर स्थित होता है। ट्रांसमीटिंग एंटीना की काल्पनिक ऊंचाई को आसपास की असमतलता के ऊपर एंटीना की ऊंचाई के परिप्रेक्ष्य में नापा जाता है। असमतलता से ऊपर की ऊंचाई यदि उपलब्ध नहीं है, तो काल्पनिक ऊंचाई को जमीन सतह से ऊपर एंटीना की ऊंचाई से परिभाषित किया जाता है। यह याद रखना चाहिए कि हालांकि किसी भी विशेष सेटअप के लिए एंटीना की ऊंचाई निर्धारित है, लेकिन इफेक्टिव हाइट ऑफ एंटीना अबव एवरेज टेरेन (EHATT) अलग-अलग परिधीय क्षेत्रों में अलग-अलग हो सकती है,
यह निर्भर करेगा कि उस दिशा में भौगोलिक परिदृश्य कैसा है। कई स्थानों पर ऐसा संभव है कि एंटीना की जमीन सतह से ऊंचाई 30 मीटर है, मगर पूरे सिस्टम की वास्तविक ऊंचाई इससे कहीं कम होती है, जैसे कि सतह से सिर्फ 10 मीटर, अर्थात टावर किसी ऊंचाई जैसे पहाड़ी या इमारत की छत पर जो कि लगभग 20 मीटर ऊंची है, पर स्थापित किया गया है। अधिकांशतः EHIT की गणना करना कठिन होता है, अतः व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक रेडियो को जमीन सतह से 30 मीटर की ऊंचाई पर एंटीना लगाने की अनुमति दी गई है। अतः रेडियो स्टेशन की स्थापना हेतु सही स्थान का चुनाव प्रतिबंधित ट्रांसमीटर क्षमता व एंटीना की ऊंचाई के सीमित मानदंडों के बावजूद ट्रांसमीटिंग एंटीना को बढ़िया व ज्यादा दूरी तक का प्रसारण क्षेत्र उपलब्ध करवाता है। 1.6 स्टूडियो सेटअप। जैसा कि आप जानते हैं, स्टूडियो वह स्थान होता है जहां कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग की जाती है, साथ ही प्रसारण हेतु उन्हें पुनः बजाया जाता है, अर्थात दो प्रकार के स्टूडियो होते हैं, एक रिकॉर्डिंग व दूसरा प्रसारण हेतु। आर्थिक दृष्टि से कम बजट वाले स्टूडियो जैसे सामुदायिक रेडियो हेतु उपरोक्त दोनों स्टूडियो को मिश्रित किया जा सकता है। यहाँ हम दोनों स्टूडियो के बारे में वर्णन करेंगे, यह मानते हुए कि रिकॉर्डिंग व प्रसारण स्टूडियो के लिए अलग-अलग स्थान व धनराशि उपलब्ध है। 1.6.1 रिकॉर्डिंग स्टूडियो। व्यावसायिक दृष्टि से तैयार किए गए स्टूडियो में अकॉस्टिक ट्रीटमेंट किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि स्टूडियो में अतिरिक्त परावर्तित ध्वनि, एक्सेसिव साउंड रिफ्लेक्शंस, कैथेड्रल इफेक्ट पैदा न हो। स्टूडियो की दीवारों पर विशेष उपचार कर उन्हें ध्वनिरोधी साउंड प्रूफ बनाया जाता है, ताकि बाहरी शोर अन्य ध्वनियाँ रिकॉर्डिंग में व्यवधान पैदा न करें। व्यावसायिक स्टूडियो में भीतरी दीवारों पर विशेष तरीके से छेद किए कार्डबोर्ड लगाए जाते हैं। साथ ही अकॉस्टिक सामग्री के पीछे एक 5 इंच की कांच की ऊन, ग्लास वुल की परत बिछाई जाती है, जो स्टूडियो की गूंज एको से बचाकर रिकॉर्डिंग हेतु वास्तविक ध्वनि को बनाए रखती है। नीचे दिए गए चित्र में एक साउंड स्टूडियो की रेखीय डिजाइन प्रस्तुत की गई है। एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सामान्यतः दो कार्य क्षेत्र होते हैं। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। अकॉस्टिक से उपचारित ट्रीटेड कक्ष वह होता है जहां कलाकार या विशेषज्ञ बैठते हैं और यहां प्रस्तुत कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग की जाती है। यहां उच्च गुणवत्ता के माइक्रोफोन होते हैं, जिनके माध्यम से आउटपुट को ऑडियो केबल के माध्यम से द्वितीय कार्यकारी क्षेत्र सेकंड फंक्शनल एरिया में पहुंचाया जाता है। 2. मुख्य स्टूडियो एक्यूस्टिकली ट्रीटेड रूम से द्वितीय कार्यकारी क्षेत्र अलग होता है। इसे एक दो कांच की परतों वाली खिड़की के माध्यम से अलग किया जाता है। इस हिस्से से तकनीकी पक्ष के सदस्य जैसे साउंड रिकॉर्डिस्ट, प्रोड्यूसर, कार्यक्रम निर्देशक के इशारों के माध्यम से कलाकार, विषय विशेषज्ञ को निर्देश भी देते हैं। अर्थात यह हिस्सा तकनीकी तंत्र का क्षेत्र, हब, होता है। यहाँ कंसोल होता है, जो विभिन्न ऑडियो माध्यमों से सिग्नल, इनपुट, प्राप्त करता है। कंसोल के आउटपुट को रिकॉर्डिंग यंत्र तक पहुंचाया जाता है, जैसे कैसेट, रील या डिजिटल रिकॉर्ड्स या कंप्यूटर। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करवाया गया एकॉस्टिक ट्रीटमेंट सभी प्रकार की ध्वनियों का सही रिवर्बेरेशन टाइम (RT) सुनिश्चित करता है। यह प्रत्येक कार्यक्रम जैसे व्यावसायिक संगीत गायन, नाटक, ड्रामा व वार्ता स्टूडियो के लिए अलग-अलग होता है। जैसे भी RVT की आवश्यकता हो वह रूम डिजाइन, उसके आकार, शेप, दीवारों पर अकॉस्टिक ट्रीटमेंट, कारपेटिंग व फॉल्स सीलिंग के सही संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है। इस सब में बड़ा खर्चा, दक्ष लोगों की मदद व पूरी देखरेख की आवश्यकता होती है। कोई भी सामुदायिक रेडियो इतने स्टूडियो का खर्च वहन नहीं कर पाता है, अतः एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन में अकॉस्टिक ट्रीटमेंट इस प्रकार करवाया जाता है कि एक ही स्टूडियो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की गुणवत्ताप्रक रिकॉर्डिंग कर सके। सामुदायिक रेडियो के अकॉस्टिक ट्रीटमेंट को सस्ता बनाने के लिए अंडे रखने की गत्ते, कार्डबोर्ड से बनी ट्रे,
मोटे सूती पर्दे व जूट से बने फर्श आदि का उपयोग किया जा सकता है। उपरोक्त सामग्री सस्ती होने के साथ सहज उपलब्ध होती है। 1.6 2. प्रसारण स्टूडियो। एक प्रसारण स्टूडियो वह होता है, जहां जीवंत कार्यक्रम, लाइव प्रोग्राम्स के भागीदार, पार्टिसिपेंट्स आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। इस स्टूडियो का सीधा जुड़ाव ट्रांसमीटर से होता है तथा वर्तमान विमर्श चर्चा की एक सिरे पर प्रसारण श्रृंखला का निर्माण करता है। कभी कभी सामुदायिक रेडियो स्टेशन संस्थापन के समय ही एक बहुउद्देशीय स्टूडियो बनाया जाता है, जहां से रिकॉर्डिंग व प्रसारण के कार्य किए जाते हैं। साथ ही एक छोटा प्लेबैक स्टूडियो ROR, रीड ओवर रूम, भी होता है, जो उद्घोषक, अनाउंसर, एंकर द्वारा जीवंत प्रसारण, लाइव ब्रॉडकास्ट के समय काम में लिया जाता है। इस स्टूडियो के प्रमुख उपकरण हैं CD प्लेयर्स, टेप डेक्स, MD प्लेयर्स, टर्नटेबल, CRTS, कंसोल टेप रिकॉर्डर्स, कंप्यूटर, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशंस, प्रेजेंटर माइक्रोफोन्स व दो तरफा बातचीत, परस्पर संवाद आधारित के कार्यक्रमों हेतु फोन इन यूनिट आदि। सामुदायिक रेडियो में ऐसा 3-in-1 स्टूडियो बनाया जा सकता है, या 3 छोटे अलग-अलग स्टूडियो बनाए जा सकते हैं, या 2 का मिश्रण किया जा सकता है, लेकिन यह सब स्थान व धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। 1.6 3 एडिट कंसोल। यह वह स्थान होता है, जहां कार्यक्रम को अंतिम रूप देकर प्रसारण योग्य बनाया जाता है। इस क्षेत्र के लिए धूल मुक्त व वातानुकूलित वातावरण आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर आदि उपकरणों पर लंबे समय तक, कई घंटों, काम किया जाता है। बहुउद्देशीय स्टूडियो में एडिट कंसोल का बहुआयामी उपयोग किया जा सकता है, खासकर जब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग व प्रसारण नहीं किया जा रहा हो। रेडियो स्टेशन हेतु तकनीकी सेटअप का संपादन, एडिटिंग, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पहले संपादन इंटरकनेक्टेड रिकॉर्डिंग मशीनों पर किया जाता था, मगर अब संपादन कला बेहतर, अधिक गुणवत्तापूर्ण व सरल बनाने हेतु कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। साथ ही में जेनरेशन लॉस न होने से कार्यक्रम की गुणवत्ता बनी रहती है। उत्पादन कला पर आगे आने वाले अध्यायों में विस्तार से चर्चा करेंगे। 1.6 4 प्रसारण श्रृंखला, द ब्रॉडकास्ट चेन। प्रसारण श्रृंखला, ब्रॉडकास्ट चेन, रेडियो स्टेशन के विभिन्न तंत्रों के बीच एक योजक, लिंक का कार्य करती है। नीचे दिए गए चित्र में इसे समझाया गया है। प्रसारण श्रृंखला की शुरुआत महत्वपूर्ण उपकरण माइक्रोफोन से होती है। माइक्रोफोन विभिन्न प्रकार व कीमतों में बाजार में उपलब्ध है। इनका वर्गीकरण इनकी बनावट, कंस्ट्रक्शन, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेस के आधार पर किया जाता है। इस कड़ी का अगला उपकरण एडिट कंसोल होता है। सामान्यतः इसे मिक्सिंग डेस्क कहा जाता है। इसे स्टूडियो का हृदय भी कहा जाता है। टिपिकल कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सेटअप। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। यह प्रस्तुतकर्ता को विभिन्न ध्वनि स्रोतों, ऑडियो सोर्स से एक या एक से ज्यादा इनपुट लेने में मदद करता है। यह उनके स्तर, लाउडनेस व आवश्यकतानुसार मिश्रण पर निर्भर करता है। एक व्यावसायिक प्रसारण स्टूडियो में आप हैं एंड डिस्क आधारित रिकॉर्डिंग सिस्टम, CTRS, रील मशीन्स, व्यावसायिक CD प्लेयर्स जिनमें बैलेंस्ड आउटपुट व फेडर स्टार्ट फैसिलिटी हो, तथा टर्नटेबल आदि आवश्यक रूप से पाएंगे। एक सामुदायिक रेडियो व्यावसायिक अर्ध व्यावसायिक CD प्लेयर्स व कैसेट रिकॉर्ड्स के माध्यम से आसानी से संचालित किया जा सकता है। 1.6 5 अन्य तकनीकी आवश्यकताएं। सामुदायिक रेडियो स्टेशन के सेटअप में आउटडोर ब्रॉडकास्ट उपकरण बेहद महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छे किस्म का कॉम्पैक्ट कैसेट रिकॉर्डर भेंटवार्ताओं व कार्यशालाओं की रिकॉर्डिंग हेतु उपयुक्त होता है। इस प्रकार के रिकॉर्डर उपकरण लाइव म्यूजिक व विभिन्न ध्वनि प्रभावों की रिकॉर्डिंग हेतु उपयुक्त नहीं होते हैं।
मिनी डिस्क रिकॉर्डिंग सिस्टम फील्ड रिकॉर्डिंग हेतु उपयुक्त नहीं होते क्योंकि ये तापमान उतार चढ़ाव, उमस व धूल कणों से प्रभावित हो, जल्दी खराब हो जाते हैं। व्यावसायिक डिजिटल फ्लैश मेमोरी रिकॉर्ड्स को भविष्य के रिकॉर्डिंग सिस्टम की तरह देखा जाए। बाजार में यह विभिन्न मॉडल व खूबियों के साथ उपलब्ध हैं। मसलन साथ मैकेनिकल नॉइस नहीं, रिकॉर्डिंग की गई सामग्री का कंप्यूटर पर यूएसबी पोर्ट की सहायता से तुरंत हस्तांतरण, फास्ट ट्रांसफर व रिकॉर्डिंग हेतु विभिन्न फॉर्मेट्स के चयन की सुविधा। आपके लिए अन्य अध्यायों में रिकॉर्डिंग उपकरणों के बारे में अधिक पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। सामुदायिक रेडियो के लिए भारतीय सामुदायिक रेडियो नीति के तहत यह आवश्यक है कि वह 50 कार्यक्रम स्थानीय स्तर व मुद्दों पर तैयार करे। शेष समय के लिए संसाधन अन्य स्रोतों से जुटाए जा सकते हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना के समय ही इस प्रकार के प्रावधान रखने चाहिए कि कार्यक्रम अन्य स्रोतों के साथ बांटे जा सके, अन्य सहयोगी नेटवर्क्स के साथ कार्यक्रम तैयार किए जा सकें, इनमें निम्नांकित की भागीदारी संभावित है। इंटरनेट, डीटीएच सेवा, वीएसएटी नेटवर्क, संभागीय कार्यक्रम पूल, रीजनल प्रोग्राम पूल, जन सेवा आधारित उद्घोषणाएं, पीएसएस व सरकारी उद्घोषणाएं, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, सूचनाओं के संग्रहण व नवीन जानकारियों की प्राप्ति के लिए इंटरनेट एक महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न ऑडियो डाउनलोड के साथ साथ बहुत सारे सामुदायिक रेडियो इंटरनेट की शक्ति का प्रयोग रेडियो ब्राउजिंग के लिए भी करते हैं। रेडियो ब्राउजिंग में एंकर सामुदायिक रेडियो के श्रोताओं की फरमाइश पर इंटरनेट से नई नई जानकारियां जुटाता है और उसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत करता है। अतः यह ज्ञान का स्रोत भाषा व शिक्षा, साक्षरता के बंधनों से परे है। सैटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध वीएसएटी सेवा सामुदायिक रेडियो के लिए एक महंगा सौदा है। एक साथ मानव संसाधन की आवश्यकता। सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर स्टेशन मैनेजर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर कार्यक्रम संबंधित कर्मचारी नियुक्त करने के साथ ही यह सलाह दी जाती है कि कम से कम एक व्यक्ति ऐसा नियुक्त किया जावे जो तकनीकी रूप से दक्ष हो व ट्रांसमिशन उपकरणों की देखरेख व सार संभाल कर सके। वैसे देखा जाए तो सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर अधिकांश लोग कार्यकर्ताओं व अवैतनिक कर्मचारियों के रूप में काम करते हैं। समय समय पर क्षमता संवर्धन, कैपेसिटी बिल्डिंग व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए जो न केवल स्वयंसेवकों कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं बल्कि रोजमर्रा के कार्यों से हटकर रेडियो हेतु रचनात्मक सहयोग में वृद्धि करते हैं। सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए निम्नांकित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। स्टेशन मैनेजर, कभी कभी यही एकमात्र पूर्णकालिक कर्मचारी होता है, अतः इनके लिए आवश्यक है कि वह कार्यक्रम निर्माण, प्रोडक्शन, प्रशासनिक मसलों व तकनीकी रूप से दक्ष हो। इंटीरियर टेक्नीशियन पूर्णकालिक हो तो उपयुक्त होगा। कार्यक्रमों से संबंधित कर्मचारी उपकरणों की सार संभाल व रखरखाव में प्रशिक्षित कार्यकर्ता। प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु मानव व स्टेशन के संसाधनों की महत्ती आवश्यकता होती है। अधिकांशतः प्रशिक्षण स्टेशन के ही किसी व्यक्ति द्वारा मानद रूप में ऑनोरारी बेसिस में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेशन उपकरणों की आपूर्ति के साथ ही संस्थापन राशि के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी जोड़ देते हैं और स्टेशन की स्थापना के साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के संभावित प्रारूप निम्नानुसार है। 1-on-1 ट्रेनिंग प्रसारकों, ब्रॉडकास्टर्स के प्रस्तुतिकरण में बेहतर तालमेल हेतु बड़ी सिस्टम पूर्व प्रसारकों से नए प्रसारकों का प्रशिक्षण करवाना। एडवांस ट्रेनिंग अन्य प्रशिक्षणों के अवसर जो विषयगत मजबूती दें, जैसे एडवांस मिक्सिंग टेक्निक्स, समाचार व समसामयिक विषयों पर कार्यक्रम निर्माण और आउटसाइड ब्रॉडकास्ट, इंटरनेट रिसर्च, उपकरणों की देखभाल व मरम्मत आदि। पार्टनरशिप ट्रेनिंग स्थानीय सहभागियों के साथ गठबंधन,
विश्वविद्यालयों व प्रसारक संगठनों के साथ मिलकर विशेषज्ञों के मानदेय व खर्चों का सहभागी भुगतान करना, प्रशिक्षण के खर्चों को बांटना। सामुदायिक रेडियो के प्रशिक्षण को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। बेसिक ट्रेनिंग सकता है। ऑपरेशन प्रचालन, तकनीकी को गैर तकनीकी भाषा में समझना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के भय को दूर भगाना, ब्रॉडकास्टिंग के डूज और डोंट्स को समझना, क्या करना है व क्या नहीं करना है। साधारण रखरखाव, नॉमिनल मेंटेनेंस, रोजाना बटा साप्ताहिक बटा मासिक शेड्यूल। 1.8 सारांश। सामुदायिक रेडियो स्टेशन सामाजिक जागरूकता, निर्धनों हेतु सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने व वंचित वर्ग को आवाज प्रदान करने की एक पहल है। अधिकांश सामुदायिक रेडियो स्टेशन महंगे व व्यावसायिक प्रसारण उपकरण खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी नए व रचनात्मक विचारों के साथ कम खर्चे में भी बिना प्रसारण की गुणवत्ता से समझौता किए एक बेहतर रेडियो स्टेशन चलाया जा सकता है। व्यावसायिक स्टूडियो की अपेक्षा सामुदायिक रेडियो स्टेशन में उपकरणों का प्रयोग दक्ष कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है। साथ ही उपकरणों के उपयोगकर्ताओं की संख्या भी ज्यादा होती है। यहाँ व्यावसायिक स्टूडियो की तुलना में ताप, गर्मी व धूल उपकरणों का बचाव भी कम हो पाता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि उपकरणों की खरीद के समय उनकी दीर्घकालीन उपयोगिता व मजबूती से समझौता नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।